में आई और जिसमें 1992 में, एक मिनट सर, पीवी नरसिम्हा राव ने इसको संशोधित किया था। 34 साल बाद में ये नई शिक्षा नीति ने स्कूल शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए हैं, जो अब आपको मैं अपनी स्लाइड शो सर, कैन आई शेयर? यस सर, ओके। मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगी। 1 मिनट। सर शेयर हो रही स्क्रीन? नहीं, अभी तो नहीं हुई। सर अभी नाउ हो रही है? No, Anjana, it is not being shared. ओके सर। सर अभी भी नहीं हुई है? नहीं अंजना, अभी भी नहीं आई है। सर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स है। Sorry, sir, but I can see her screen. The screen is being shared with me, sir. Yes, sir, I can also see. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Maybe that I am not able to. We are not able. We in the school are not able to see. Maybe. Is Sonali's screen is visible to you? Anjana's screen is shared. Yeah, yes, sir, I can see your screen. Right now, I can see. Earlier, I was unable to see. Then Anjana start. ओके सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसको केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने जानकारी में दिया हमको कि नई शिक्षा नीति जो है 34 वर्षों बाद एक नए संशोधित रूप में जारी की गई है। तो मौजूदा जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसका जो खाका है, यानी कि जो उसका मूल स्वरूप है, वो इस प्रकार होगा। मौजूदा शैक्षणिक ढांचे में 6 वर्ष का जो पहला बच्चा है वो पहली कक्षा में पहुंचता है, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत ज्यादा बदलाव तो नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा ही फर्स्ट क्लास में आएगा, पहली कक्षा में आएगा। लेकिन थोड़ा सा बदलाव क्या है, अब इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के पर फोकस के साथ साथ इस नई नीति के तहत 6 से 9 वर्ष तक के विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस रहेगा। इस पर काम करने के लिए एक नेशनल मिशन बनेगा, यानी कक्षा तीसरी तक के बच्चों की नींव को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। 5वीं तक के स्टूडेंट्स की इंटरएक्टिव स्किल पर फोकस किया जाएगा।
और नई नीति के तहत जब स्टूडेंट 5वीं कक्षा तक पहुंचेंगे तो इनकी भाषा, गणित और सामान्य ज्ञान के साथ साथ इंटरएक्टिव स्किल पर फोकस किया जाएगा और खेल खेल में स्टूडेंट का विकास किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है वो कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के 3 वर्षों में स्टूडेंट्स को इस कोर्स के जरिए भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो है आपका 5+3+3+4 के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों को रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावनाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। 1 मिनट सर। सॉरी टू स्कूल शिक्षा की नई शैक्षणिक पाठ्य संरचना 5+3+3 आंगनबाड़ी में 3 साल, प्री स्कूल और स्कूल में 1 और 2 साल 12 साल तक रहेगी। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ियों, प्री स्कूल, बाल वाटिका में मुफ्त, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसी में प्रवेश लिया जाएगा। 2 भागों में विभाजित 3 से 8 आयु वर्ग के लिए फाउंडेशन लर्निंग पाठ्यक्रम जो कि ईसीसी में होगा और वो 3 से 6 वर्ष की आयु से होगा। 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, यानी कक्षा 1 से पहले जो अभी आंगनबाड़ी जो अलग से चल रही थी वो अब हमारे स्कूलों में बाल वाटिका के रूप में प्री प्राइमरी जो है, हालांकि प्राइवेट स्कूल्स में होती है, अब गवर्नमेंट स्कूल में भी उसी तरह की बाल वाटिका जो है वो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के लिए होगी। कक्षा 6 से 8 सॉरी आयु 6 से 8 ग्रेड 1 और 2 का ये मूलभूत चरण होगा, यानी फाउंडेशन कोर्स, ये फाउंडेशन कहलाएगी और ये भी उसी में होगा, पूर्व प्राथमिक में आएगा। ये आयु 8 से 11 के जो बच्चे होंगे वो कक्षा 3 से 5 तक के होंगे और ये प्रारंभिक चरण कहलाएगा, जिसे हम प्राइमरी कहेंगे, प्राइमरी क्लासेस। उसके साथ ही जो 8 से 11 के बाद में प्राथमिक चरण जो कि खेल, खोज और गतिविधि आधारित कक्षाएं होंगी और इंटरेक्टिव कक्षाएं होंगी, जो हम आज भी अपनी कक्षाओं में यूज करते हैं। हम बच्चों को एक्टिविटीज के दौरान सारा उनको लर्निंग करवाते हैं। आयु 11 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो ग्रेड 6 to 8 यानी जिसको मध्यम चरण यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षा में जाएगा और विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में इसमें शिक्षा दी जाएगी। फाउंडेशन स्टेज, पहले 3 साल के बच्चे जो हैं वो आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल के लिए कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई में, इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पे एक्टिविटी आधारित शिक्षा पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे और इस प्रकार की पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। सेकेंड आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी और इस दौरान प्रयोगों के आधार पर बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी जो कि 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी कवर किया जाएगा और इसमें विषय आधारित कोर्स जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें ऐसा है कि गणित, सामाजिक विज्ञान ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा इस नई एजुकेशन पॉलिसी में इन बातों पर जोर दिया गया है जो आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक होगी।
नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। इसे कक्षा 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अन्य विदेशी भाषाओं की पढ़ाई जो है वो सेकेंडरी लेवल से शुरू होगी, जिसमें हमारी अंग्रेजी भी आती है। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया। इसमें अभी भी 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि कभी स्कूल नहीं गए, इसलिए इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन जो हमारे स्किल क्लासेस है उनकी स्थापना की जाएगी। हालांकि भारत की पहली शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा में शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना दौलत सिंह कोठारी आयोग ने रखी थी, और कतिपय जो राजनीतिक कारण थे उस कारण से पहली शिक्षा नीति भी न तो त्रिभाषा का फार्मूला और न ही मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षा का मसौदा अपना पाई। किंतु वर्षों की तपस्या और मांग के अनुरूप वर्ष 2020 में जो शिक्षा नीति जारी की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री या कहे मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश चंद्र जी पोखरियाल निशंक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा की अनिवार्यता को अपनाकर भारत भर में निज भाषा में शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया। नई शिक्षा नीति में जिस तरह से प्राथमिक तौर पर मातृभाषा के प्रभाव को समायोजित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व को भी सम्मिलित किया गया है, वह हिंदी के प्रभुत्व को स्थापित करते हुए भविष्य में हिंदी युग की स्थापना का कारक बनेगा। हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं का भी महत्व बने और अंग्रेजी का भी अधिपत्य समाप्त हो, यही मूल ध्येय है, यही इस नीति का मूल उद्देश्य है। अब 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा, लेकिन इनके साथ साथ उनकी रुचि के मुताबिक उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए भी फोकस होगा, जैसे संगीत, खेल, कुकिंग आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान एक ऐसा स्किल होगा जो उनके भविष्य में आजीविका के तौर पर काम आ सके। अब इसमें हम लोगों के प्रयास क्या क्या रहेंगे, जो कि हिंदी भाषा के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए है। हिंदी भाषा में जो हम लोग अध्यापक कर सकते हैं और कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारे जो प्रयास होंगे वो इस प्रकार। हम हमारी कक्षा में जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है उसमें जो दृश्य शब्द होते हैं वो कक्षा में लगाएं। जैसे जिन शब्दों का बार बार हम प्रयोग करते हैं, बच्चे प्रयोग करते हैं और देखते हैं, उनको शब्दों को देख देख करके वो पहचान सके, ऐसे शब्द जो है वो हम कक्षा में लगाएंगे। और जो उपस्थिति चार्ट है उसमें बच्चे जो अपने आने की सूचना, छोटी छोटी बातें लिख कर दे सकते हैं। अध्यापक का एक और काम है जो कि हम करते हैं रेगुलर, कि आज की बात यानी जो सुविचार होता है वो अध्यापक जो है श्याम पट्ट पर लिखते हैं और अपने श्याम पट्ट को सजाते हैं, अनेक मजेदार बातें लिखते हैं। तो उससे भी बच्चों को जो प्रिंटिंग है यानी कि जो अक्षरों की बनावट है, लिखावट है, उसका उनको ज्ञान हो सकेगा। शिक्षक की तरह ही विद्यार्थियों के द्वारा आज का शब्द जो है वो सूचना पट पर लगाया जाए और विद्यार्थी को कक्षा में ही आशु भाषण की प्रति। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो इस शिक्षा नीति में कि बच्चों को कुछ भी अगर हमें सिखाना है वो एक्टिविटी के थ्रू यानी खेल खेल के द्वारा सिखाना है। अब बच्चों की रुचि अधिकतर जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनमें बच्चों की हिंदी में थोड़ी सी इंटरेस्ट कम आता है, तो उसको इंटरेस्ट को जगाने के लिए हमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवानी होगी। जैसे हम कविता लेखन है, जो कविता है वो छोटे छोटे शब्दों में बच्चों को छोटी छोटी पंक्तियों में उनको रचने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे हमारे हर पाठ के, जैसे कविता पाठ होता है तो उसके बाद में तुकांत शब्द आते हैं, उन तुकांत शब्द को हम केवल बच्चों को अभी तक यही करते आए हैं कि जो तुकांत शब्द है वो बच्चों को कह दिया जाता है कि कविता में से आप छांटिए और लिखिए, तो बच्चे उसको लिखते हैं। लेकिन अब हमें उनको इस कविता निर्माण के लिए भी उत्साहित करना होगा, उनको प्रेरित करना होगा। और इस तरह से हम जो हिंदी भाषा साहित्य है उसकी बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो हम व्याकरण के रूप में हम लोग उपयोग में लाते हैं, जैसे कविता लेखन है, चित्रवर्ण है, लघु नाटिका है, कहानी लेखन है। ऐसी प्रतियोगिताएं हैं, इनका आयोजन हर पाक्षिक में कराया जाए। वैसे
हर चैप्टर के साथ, हर पार्ट के साथ हम लोग अब करवा रहे हैं, और कुछ ना कुछ एक नई एक्टिविटी हमारे उसमें होती है, और ये अब कंपलसरी हो गया है, ये इस शिक्षा नीति का एक मेन पार्ट है। अब और आगे प्रयास किस तरह से रहेंगे, जो इसमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च स्तरीय, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर है, वो सारा मैं आपको बताना चाहूंगी। सभी जो शिक्षार्थी हैं जो कि भिन्न रूप से सक्षम बच्चे हैं, उनको व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अपने भाषा में अपनी बात कहने, बातचीत करने की भरपूर आज़ादी और अवसर हो। अपनी बात कहने के लिए उनको अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी उनको चाहे वो भाषा के माध्यम से कहे या संकेत के माध्यम से कहे, उनको प्रोत्साहन देना हर अध्यापक को करना होगा। बच्चों के द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में दोहराने के अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे, जिससे भाषा को कक्षा में समुचित स्थान मिल सकेगा। उनका शब्द भंडार, अभिव्यक्तियों का विकास करने का अवसर मिल सकेगा। कहानी, कविता आदि को बोलकर सुनाने के अवसर हो और उस अवसर पर बातचीत करने के अवसर हो, तो कक्षा में भाषा की जो स्थिति है वो ज़्यादा सुधरेगी। हिंदी में जैसे सुनी गई बात होगी, कविता, खेल, गीत, कहानी आदि को अपने तरीके और अपनी भाषा से कहने सुनने के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। जैसे प्रश्न पूछना, अपनी बात को जोड़ने के अवसर उपलब्ध हों। कक्षा तथा विद्यालय में जैसे हमारे पुस्तकालय, हमारे विद्यालय में काफ़ी कुछ ऐसी जो इस नीति में कही गई है, वो सारी बातों पर जोर शुरू से ही दिया जा रहा है। अब ये है कि ये कंपलसरी हो गया, लेकिन जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, मैंने हमारे स्कूल में ये जो रचनात्मक गतिविधियां उसके आधारित शिक्षा ही देखी है। हर पाठ हो या कोई कविता हो, उसको एक एक्टिविटी के रूप में स्कूल में करवाया जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। और इवन अब तो साइंस में भी हमारे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। तो यही सब इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। अब ऐसी ही कुछ कविताएं हैं जो बच्चों को हम तुक्कों के आधार पर करवा सकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो फर्स्ट बार आते हैं कक्षा में, तो उनके लिए ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो उनके लिए छोटी छोटी जो उनके नॉलेज की जो चीज़ें होती हैं, जैसे जिनको वो देखा करते हैं और उसके बारे में उनको उत्सुकता होती है, तो उसके आधार पर कविताएं बनाने के लिए उनको कहा जाएगा। जैसे कि अब आप देखेंगे कि बच्चे अब तो शहर आ गए हैं, पहले गाँव में, शहरों में कम होते हैं। गाँव में बहुत से बंदर देख करके बच्चों में बहुत उत्साह होता है, तो बंदर के लिए के ऊपर उनको कविता बनाने के लिए, उनके कुछ पंक्तियां बनाने के लिए कहा जाए, या फिर घोड़ा देखेंगे, हाथी देखते हैं, तो उस पर कुछ कविताएं बनाने के लिए कहा जाए। तो बच्चे जो है कविता तो नहीं बना सकते, पर हाँ कुछ पंक्तियों में उनको जरूर करेंगे। तो ऐसे ही कुछ तुकांत शब्द हम उन बच्चों को दे करके, जो तीसरी से 5वीं तक के बच्चे हैं, उनको दे करके हम कविता भी बनवा सकते हैं। हालांकि ये कविता बोलना, सुनना और लय, ये जो लय आधारित ज्ञान है, वो बच्चों को कविता के माध्यम से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में हो जाता है। बच्चे कविताओं के जरिए जितना अच्छा सीखते हैं, उतना शायद ही हमारे पढ़ाने पर सीखेंगे। ऐसे ही एक छोटी सी कविता जो बच्चों के द्वारा बनाई गई, मैंने देखा है बच्चों को, मैंने जब दिया था तो उन्होंने बनाई। तो एक कविता बच्चों ने बनाई है, बंदर पर है। बंदर छत पर बैठा अकेला, बंदर छत पर बैठ अकेला, यूं ही खा रहा था केला। मैंने सोचा उसे भगाऊं या फिर खुद घर में छिप जाऊं। तो ये बच्चे की एक मन में जो भावना आई थी, उस बच्चे ने ये इसको अपने शब्दों में परिवर्तित की है। इसी तरह से जो हमारी तितली है, जो सबकी बच्चों की प्यारी होती है, बड़े भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो उस पर भी बहुत सारी कविताएं बनी है और बच्चा उसको सीखा, और उस कविता के माध्यम से वो बच्चा उस तितली के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सका। तो इसी तरह से कई कविताएं हैं जो कि बच्चे सुन कर के और उसके बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती है। अब जब हम बड़ी कक्षाओं में आते हैं, 3 to 5 आते हैं, तीसरी से 5वीं तक की कक्षा, तो उसमें प्रश्न पूछने की, अपनी बात जोड़ने का अवसर आएगा, और उसके साथ साथ ही रोचक सामग्री जैसे बाल साहित्य हैं, बाल पत्रिकाएं हैं, पोस्टर, ऑडियो वीडियो सामग्री जो उपलब्ध कराई जाती है और हमारे स्कूल में है।
तो सामग्री जो है वो सभी बच्चों के लिए होती है और बच्चों को समय समय पर उनसे क्या कहते हैं रूबरू कराया जाता है, उनसे अवगत कराया जाता है। अब तरह तरह की कहानियों, कविताओं और चित्रों के आधार पर अनुमान लगाकर जो पढ़ने का अवसर उपलब्ध होता है, उस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के विभिन्न आयामों को कक्षा में उचित स्थान देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। किसी भी कहानी में किसी जानकारी को खोजना, उसमें घटी हुई विभिन्न घटनाओं के क्रम को तय करना होता है। इसके अलावा उस अनुभव को जोड़कर, संसार से जोड़कर देख पाना, ये सब बच्चों को करवाना चाहिए। सुनी देखी बातों को अपने तरीके से कागज पर उतारने के अवसर देने चाहिए। बच्चे जो हैं वो अक्षरों की आकृति बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनके अक्षरों में सुघड़ता भले ही ना हो, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं और उस कोशिश को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों के द्वारा वर्तनी गढ़ने की प्रवृत्ति, वर्तनी गढ़ने का मतलब है सेंटेंस जो भी बनाते हैं, वो वाक्य बनाते हैं, उसको सीखने की प्रक्रिया के हिस्से को समझा जाए। बच्चे अपने विविध उद्देश्य के लिए अपनी भाषा अथवा स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करें, जैसे कविता सुनाना, कहानी सुनाना और अपने जो निजी अनुभव हैं वो साझा करना। जैसे हम अभी करते हैं, बड़ी कक्षाओं में भी करते हैं कि जैसे कोई हमारा पाठ है जो कि आप ये कहें कि सैर है, जैसे एक पाठ है डायरी लेखन मेरे कक्षा 6 का, उसमें बच्चा जो है वो मलेशिया की सैर को वो पूरा अपनी डायरी में लिखता है। तो उस डायरी लेखन को पढ़ करके एक तो बच्चे को डायरी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चे उसके बारे में बहुत सी जानकारी पूछते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को डायरी लेखन, जो बड़ी कक्षा है, डायरी लेखन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसमें हम उनको उनके द्वारा देखी गई, उनके द्वारा विजिट की गई, यात्रा की गई जगहों का अनुभव साझा करने के लिए हम कह सकते हैं। अब अलग अलग घटनाओं, गतिविधियों और पात्रों को पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी तरह से कविता और कहानी का जो उतार चढ़ाव है, गति प्रवाह है, वो सब उनको ध्यान से समझाते हुए और उनको उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहना है। अब इसी तरह बातचीत में तरह तरह की रचनाओं और सामग्री के बारे में हमको उनको समझकर पढ़ने के लिए कहना होगा और हम इसी तरह की जो एक्टिविटियां हैं, गतिविधियां हैं, वो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तभी हम अपनी भाषा को पूरा व्यवस्थित और सब में विस्तार कर पाएंगे, भाषा का विस्तार कर पाएंगे और बच्चों के लिए उसको सहज उपयोग में ला पाएंगे। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर हमने जो हिंदी भाषा सीखने की है, तो जो हम छोटे स्तर पर करते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर पर करते हैं, उसी को हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भी करेंगे। हाँ, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को सीखने के लिए हम भाषा विश्लेषण करना, व्याकरण, वाक्य की संरचना और विराम चिन्ह आदि के अवसर उनको देंगे। कल्पनाशीलता के आधार पर सृजनशीलता का विकास करने वाली गतिविधियां, जैसे हम अभिनय करवाते हैं, रोल प्ले करवाते हैं, कविता पाठ करवाते हैं और सृजनात्मक लेखन, जो कि हम जैसे मैंने आपको बताया डायरी लेखन हो गया, पत्र लेखन है, इसके अलावा निबंध लेखन, तो वो छोटे छोटे जो हैं वो हम उनको टॉपिक्स दे करके उनको उस पर लिखने के लिए प्रेरित करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम उनको उनमें हेल्प करेंगे और हमारी मदद भी मिलेगी और वो अपनी बातों को अपने सहज ढंग से उसको लिख भी पाएंगे। इसी तरह से इसी में आगे आ जाता है हमारा स्क्रिप्ट लेखन। स्क्रिप्ट लेखन मतलब नाटक के जो संवाद वगैरह होते हैं, जो हम शुरुआत से ही करवाते हैं, वो इस स्तर पर आकर के थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार सांस्कृतिक महत्व के जो अवसर होते हैं, जैसे हमारे त्योहार हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं,
उन पर भी उनको अपने अवसरानुकूल और अपने जो तो वो फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रोत्साहन दिया जाएगा लिखने के लिए। इसी तरह लोकगीतों का संग्रह करने और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने का, इसमें हम उनको ग्रुप बना करके एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए अवसर भी देंगे और उनका प्रोत्साहन भी करेंगे। इस तरह से हम हिंदी भाषा को बच्चों में आगे बढ़ाने के अवसर उनको प्रदान कर सकते हैं, उनके हिंदी भाषा को आगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार हर चीज़ बोरिंग सी हो जाती है, लेकिन जब हम उनसे ये गतिविधियां कराएंगे तो बच्चे जो हैं वो उसमें पूरी जागरूकता से उसमें भाग लेंगे और अपनी हर मन की बात को अभिव्यक्त करने में सक्षम होंगे और हिंदी भाषा के महत्व को आगे बढ़ाएंगे।